All right. Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart School and I am your very own Bhanu Pratap Singh, your zoology mentor, and this is your very own one shot revision plan for NEET. Right? And how are you my dear students? I am reading your previous comments to start chapter biomolecules. Most of the students said. So guys, we have started with the ninth chapter of biology, that is biomolecules. Let me discuss about the basic terminology first. Introduction of biomolecules. Molecule present in the living system. So we can say molecule present in the living system, right? Let me discuss biomolecule divided on the basis of size, right? Biomacromolecules and biomicromolecules. Biomacromolecules and biomicromolecules, right? Biomacromolecules, that is known as proteins, polysaccharide, nucleic acid, fat vesicles are biomacromolecules. But biomicromolecules, that is known as amino acids, vitamins, right, and minerals, monosaccharide sugar, and nitrogenous base. Isn't it all? Right. So students, how to analyze chemical compositions? It means how to identify which molecules that are present in the living organisms. Then how do we do it? It means बच्चे इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल से बनी हुई है, या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कौन से बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, माइक्रो या मैक्रो। बात समझ में आ रही है? आप लोग कोई से भी सेल्स ले लें, लीफ के सेल हों, लीवर के सेल्स हों, फ्लावर के हों, वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, राइट। जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप्स कंसिडर करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, देखिए, जैसे वी कैन टेक द स्लरी ऑफ लिविंग टिश्यू, वेदर इट इज़ लिविंग सेल्स या टिश्यू और लिवर सेल्स, फ्लावर, वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, right? And then go to added a trichloroacidic acid which is a solvent, right? And this स्लरी होता है एक चटनी। जैसे हम लोग किसी भी सेल को ग्राइंड करेंगे, वो प्लांट सेल्स हो, लीफ हो, लिवर सेल्स हो, वट एवर, ठीक है, तो उसको जब हम ग्राइंड करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम क्या, ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की आप प्लांट सेल्स ले सकते हैं, आप लीवर सेल्स ले सकते हैं, आप ऑर्गेनिजम्स के कोई भी सेल लेके उनको ग्राइंड करके उनमें ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, और उस ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड का फिल्ट्रेट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड का क्या करेंगे, फिल्ट्रेट बनाएंगे, और वो जो फिल्ट्रेट होगा एक बीकर लेंगे हम लोग और उसमें उसका फिल्ट्रेट बनाएंगे। अब क्या होता है कि ये जो फिल्ट्रेट होता है, हम लोगों ने क्या किया, इस फिल्ट्रेट में रिटेंटेड टर्म्स जो हम बोलते हैं कि एक बीकर हमने ये ले लिया, एक बीकर ये है हमारे पास और एक बीकर ये है, ठीक है। तो जैसे हमने एक स्लरी बनाई ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड की, तो उसको जब हम फिल्टर करने लगे तो कुछ जो सबस्टांस थे जो फिल्टर नहीं हुए उनको रिटेंटेड बोलेंगे, है ना, ड्यू टू साइज, दैट इज नोन एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जब हमने किसी भी प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स की एक स्लरी बनाई अलॉन्ग विद द ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड, उसमें उसको मिक्स करने के बाद जब हम फिल्टर करने लगे तो हमारे फिल्ट्रेट में से कुछ रिटेंटेड सेपरेट हो जाते हैं जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं ड्यू टू साइज, दैट इज नोन एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट। रिटेंटेड इज एसिड इनसॉल्युबल पोल्स। रिटेंटेड जो होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वो सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। समझ आ रही है बात? वो घुल के मिक्स होके नहीं प्यूरिफाई नहीं हो पाते हैं, तो वो रिटेंटेड कहलाते हैं, मतलब वो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, लाइक न्यूक्लिक एसिड,
राइट, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड फैट वेसिकल्स, ठीक है। उस सेल में से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे जो फिल्टर नहीं होंगे, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स, टर्म्स वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ दैट इज रिटेंटेड। कौन सी टर्म यूज करेंगे उसके लिए? हम लोग रिटेंटेड टर्म यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? अब जो सबस्टांस फिल्ट्रेट हो गया है, ठीक है, तो जो हमारे पास फिल्ट्रेट है, देखिए जैसे ये फिल्ट्रेट है तो ये फिल्टर हो गया है, जो फिल्टर हो गया है वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो फिल्टर नहीं हुआ है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? जो फिल्टर नहीं हुआ है वो रिटेंटेट इज अ एसिड इनसॉल्युबल पूल्स, ठीक है, और जो फिल्टर हो गया है ड्यू टू स्मॉल साइज दैट इज नोन एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। Isn't it all? Right. Filtrate consists of acid soluble pool passes with solvent that is known as nitrogenous base, simple sugar, amino acids, vitamins and minerals. यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? हमने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, राइट, इनका हमने क्या किया, एक स्लरी बनाई, चटनी बनाई, ऐड क्या किया हमने उसमें, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, उनका फिल्ट्रेट किया, जो सबस्टांस फिल्टर हो गया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, माइक्रोमोलिक्यूल, जो नहीं हुआ वो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ऐसे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट लेके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फाइंड आउट किए थे मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कौन से मॉलिक्यूल से बनी हुई है। बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब मिनरल्स पे ना बेटा, दिस मैथड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मिनरल्स, ठीक है, ये मैथड्स मिनरल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दिस मैथडोलॉजी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मिनरल्स। ये स्लरी वाला मैथड जो है ये मिनरल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। टू स्टडी द मिनरल्स वी यूज़ डिस्ट्रक्टिव मैथड्स, ठीक है बेटा। अगर हमें मिनरल्स का पता करना होता तो हम लोग डिस्ट्रक्टिव मैथड्स यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑल लिविंग टिश्यू burns and use ash in experiment. When burns during combustions, complete CO2 release and water also evaporate, remain only minerals. यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है बेटा। अब आपकी NCERT क्या कहती है? देखिए, इस पे आने से पहले नो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग विल स्टडीड इन डिटेल्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, बिफोर वी स्टार्ट विद द पर्टिकुलर कंपोनेंट। सी टेबल नंबर 9.1 इन यूर NCERT, राइट, ये आ गया आपका टेबल, ठीक है ना। अपनी NCERT पे देख लें ये टेबल। अब इसमें क्या है, इस टेबल में क्या है, कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर्स, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या देखे इसमें हम लोगों ने एलिमेंट देखे हैं, ये आ गया हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, राइट। अब इनके ये सिंबल्स हैं, आप लोग सभी जानते हैं इनके ये सिंबल्स हैं। अब इसका क्या है, ये चीज़ पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट इन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का अर्थ में क्या परसेंटेज है और ह्यूमन बॉडी में क्या परसेंटेज है। बात समझ रहे हो आप लोग? परसेंटेज इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस एंड परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट, दीज पार्टिकुलर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है अर्थ क्रस्ट में 0.14% है और ह्यूमंस की बॉडी में 0.5। ऐसे देखते रहिए कार्बन का भी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कार्बन ज़्यादा होता है और अर्थ में कम होता है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ज़्यादा कम है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ह्यूमन में। और इसके केस में नाइट्रोजन अर्थ में वेरी लो है ना, नाइट्रोजन का सोर्स एटमॉस्फेयर है और ह्यूमन की बॉडी में 3.3 है। सल्फर कितना है अर्थ क्रस्ट में? 0.03 और ह्यूमन बॉडी में 0.3। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं इसमें, राइट। मैग्नीशियम ह्यूमंस में कितना है और सिलिकॉन, कैल्शियम कितना, आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा इसमें, इसके मतलब डिक्रीज एंड इंक्रीज्ड बेस्ड वैल्यू पे क्वेश्चन आता है ना। इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड वैल्यू पे क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सी वैल्यू पाई जाती है ना, सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और ह्यूमंस में कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, या सबसे कम या सबसे ज़्यादा। सुपरलेटिव कैन आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट।
अब देखिए सबसे ज़्यादा कैसे, जैसे मैंने एक यहाँ पर एक नोमोनिक्स बनाया, आप लोग देख सकते हैं। नोमोनिक्स क्या है, ओसिकाना, अर्थ क्रस्ट में ओसिकाना का मतलब है बेटा, ओसिकाना का मतलब है जैसे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर बेटा, अभी हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज़्यादा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन 46.6 अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे अर्थ क्रस्ट के बाद SI सिलिकॉन 27.7, ओसिकाना Ca कैल्शियम 3.6, देन सोडियम कितना है 2.8। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अर्थ में ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, ऐसे याद रखेंगे ओसिकाना। तो क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू बेस्ड पे आया हुआ है, ठीक है। फिर ह्यूमन बॉडी में इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके एनसीईआरटी के, तो कैसे ओसिनाका मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 65%, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, कार्बन, राइट, 18.5, देन N stands for what, nitrogen 3.3, then Ca stands for what, कैल्शियम 1.5। बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इस ट्रिक के बेस पे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे हम लोग देखेंगे टेबल 9.4 एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स क्या रहती है, जैसे सेल में क्या क्या होता है, मतलब सेल किससे बना होता है। सबसे पहले सेल की सबसे मेजर कंपोजिशन जो होती है वाटर होता है, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास, सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाटर 70 से 90% होता है। आपकी एनसीईआरटी में देख लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी का 9.4 टेबल देखना है। वाटर कितना होता है 70 to 90, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड कितना होगा 2%, एंड देन न्यूक्लिक एसिड कितना होगा 5 to 7%, एंड आयंस इंपॉर्टेंट 1%। क्लियर बेटा। अब हम लोग इसमें देखेंगे, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको याद कैसे करना है। सबसे ज़्यादा वाटर है ना, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, आपने देखा भी। फिर उसके बाद हमने देखा इसमें वाटर के बाद हमारे पास क्या आता है, प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं। उससे कम सोडियम, ठीक है, उससे कम हमारे पास क्या आएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और उससे कम लिपिड्स, एंड देन आयंस 1%। तो इसको पिनाकली करके याद रख लेंगे हम लोग, एक ट्रिक से याद करने का, दैट इज पिनाकली, राइट। बच्चे अब इसमें क्या रहता है, इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि ऑल द कंपोनेंट्स वी विल डिस्कस लाइक अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑल द मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स। बात समझ में आ रही है, जो लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली मेटाबोलाइट्स क्या होता है देख लीजिए, जैसे मेटाबोलाइट्स क्या होता है ना। मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या है कि हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कंपोनेंट फॉर्म्ड होते हैं ना बच्चे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो कंपोनेंट बनते हैं, मतलब जब हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के पीरियड में जो कंपोनेंट्स का फॉर्मेशंस होता है, कंपोनेंट क्या है अमाइनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, तो उसको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा, ये डेफिनेशन आपके सामने है। मेटाबोलाइट्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। अब देखिए जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, है ना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोज मेटाबोलाइट्स बॉडी कांट सस्टेन विद इट फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। क्या होता है कि इनके बिना बॉडी बिल्कुल भी सर्वाइव
नहीं कर सकती है, विच इज़ अ मोस्ट एसेंशियल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट। रहता क्या है कि इसके जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन, मिनरल्स, दीज आर ऑल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, राइट। दीज आर ऑल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, राइट, फॉर्म्ड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, विच इज़ अ बेसिक नीड्स, है ना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर फॉर्म्ड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बिना किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स का सर्वाइव करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक नॉर्मल सर्वाइवल के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इंपॉर्टेंट होती है। आप रियल लाइफ में भी देखो, प्रोटीन्स के बिना तो इंसान है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सेल होता है वो फुल ऑफ प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी में, अमाइनो एसिड होता है, लिपिड होता है, ये सभी बेसिक एसिड्स हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आप लोगों को समझ आना चाहिए। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, देखिए बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मेटाबोलाइट्स आर फॉर्म। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान फॉर्म्ड होते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी सर्वाइवल फॉर दिस साउंड। बात समझ रहे हो, इसके कंपैरिजन में मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उसके सर्वाइवल के लिए। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल फंक्शन लाइक डिफेंस, मेडिसिनल यूज़, फ्लेवरिंग। आपने बच्चे देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टॉक्साइड सिक्रीट कर लेते हैं, फिर उनको एनिमल्स खाते ही नहीं है, इतने कड़वा बना लेते हैं, कड़वाहट से बना लेते हैं जिससे वो अपने प्रेडेटर से बच सके। आप देखेंगे ग्रास लॉन में बहुत सारा ग्रास होता है, उसको एनिमल्स नहीं खाते हैं, क्योंकि उसने क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रीट किए होते हैं, जिसकी वजह से दे कैन ऑल्सो बी पॉइजनस समटाइम्स, ठीक है, और अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है। जैसे पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड, मॉर्फिन्स, टॉर्पिनॉइड्स, टॉक्साइड्स, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स इन एनिमल्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट फॉर्म्ड। हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए जैसे बच्चे आप लोग बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, आप लोग कुछ एनसीईआरटी की एग्जांपल भी दिमाग में रखें कि जो आपकी 9.3 टेबल्स जो है एनसीईआरटी का, उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लांट के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डिफरेंस आपका ये हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि इफ़ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों को। क्या है कि जो पिगमेंट्स होते हैं, एल्कलाइड्स होते हैं, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग्स एंड पॉलीमरिक सबस्टांस है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरेटिनाइड है, एंथोजेनिन, ठीक है, मॉर्फिन है, कार्डीन्स है, ड्रग्स होता है, मोनोफ्रिपीन्स, ठीक है, एंड डाइटरपीन्स, लेमन ग्रास ऑयल्स एक्सेट्रा, एब्रिन्स, रिसिन्स, कैस्टर, कैनवलिन्स ए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, विनब्लास्टिन टू ट्रीट ब्लड कैंसर, ड्रग्स होती है, रबर, गम, सेलुलोज। देखिए जैसे बच्चे क्या होता है कि रबर ही मान के चलो आप लोग, है ना, ये सारे क्या हैं, ये याद रखने आपने, ठीक है। दीज आर ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बट मैंने एक डिफरेंस आपको जनरल बताया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ना कि उनके बिना वो लाइव नहीं रह सकता प्लांट, ऐसा नहीं है। बट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अगर एब्सेंट होंगे तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। बट प्लांट्स के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो लाइव ना रह पाए। देखिए जैसे क्या है, इफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल व्हेन वी आर गोइंग टू कट एंड कलेक्ट लेटिक्स। देखा होगा आपने, रबर के प्लांट से हम लोग लेटिक्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट वुड हैव डाई, है ना। इसका मतलब अगर वो इतना इंपॉर्टेंट होता तो जब हम लेटिक्स कलेक्ट करते तो प्लांट को मरना चाहिए था, बट प्लांट डज नॉट डाई बिकॉज rubber is secondary metabolites. But yes, required to cut is a very technicality. Put that particular cut plants not destroy, but rubber is not essential for plant survival. आप बात समझ गए होंगे, ठीक है ना बच्चे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, एक पॉइंट याद रखना है, एनिमल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ओनली प्रोड्यूस बाई प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड फंजाई। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आपने थोड़ा सा इसको हैशटैग करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, बड़ा फेवरेट सा रहता है मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना।
ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हैं क्या, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या करते हैं टू फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होते हैं, एग्जैक्टली विच कंसिडर आ बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या होता है बेसिकली, विच इज़ अ मोनोमेरिक यूनिट्स। क्या है, मोनोमेरिक यूनिट्स है। अमाइनो एसिड्स आर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अमाइनो एसिड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। समझ रहे हो आप लोग, अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ेंगे और प्रोटीन चेन बनेगी, और प्रोटीन जो होती है वो एक लाइफ को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बेस होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है, अमाइनो एसिड के नाम को कोड कर लेते हैं। सबसे पहले अमाइनो स्टैंड्स फॉर अमाइन ग्रुप, ये क्या है इसमें, ये उसका अमाइन ग्रुप है, और एसिड मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बात समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये अमाइन ग्रुप है इसका, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है बेटा। बेसिकली होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड देखने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है ना बच्चे, उसमें एक अमाइन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। देखो जैसे ये बेसिकली क्या आ गया हमारा, ये एक जो है यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड पे ये वाला आ गया, इसका अमाइन ग्रुप आ गया, और ये वाला जो है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ठीक है, ठीक है बच्चे। और इसमें एक ये जो आर साइड होती है बच्चे, ये साइड चेन होती है विच इज़ अ वेरिएबल ग्रुप। मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड का यही है, जिस पे एक अमाइन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, मतलब एक एसिडिक ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप, ठीक है। और एक साइड चेन होती है जिसको हम वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो ड्राइव हुआ, मानो जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, इसको हम लोग अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। या इसको हम कैरल कार्बन भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे कैरल कार्बन क्या होता है, मतलब ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड सी। समझ रहे हो ना, जिस कार्बन के चारों ही फंक्शनल ग्रुप, चारों ही ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उसको हम कैरल कार्बन कहते हैं, ठीक है बच्चे। बेसिकली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है ना बेटा, जैसे सब्स्टिट्यूटेड किससे, मीथेन ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे, मीथेन ग्रुप क्या होता है, CH4, ऐसा देखा होगा आपने, ये मीथेन ग्रुप होता है। तो जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम मीथेन, क्योंकि यहाँ पर एक कौन सा ग्रुप आ गया, एसिडिक ग्रुप आ गया, यहाँ पर एक अमाइन ग्रुप आ गया, और यहाँ पर एक आर ग्रुप आ गया। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्स्टिट्यूट किससे किया जाता है, मीथेन से किया जाता है, ठीक है। बेसिक यूनिट टू फॉर्म प्रोटीन्स दैट इज पॉलीमर्स। देखिए अब हम लोग इसमें बच्चे, हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सीख लिया है, जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अराउंड 300+ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर नॉन इन आवर बॉडी, राइट। डिफरेंस क्रिएटेड ओनली आर ग्रुप्स। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो हमारा वेरिएबल ग्रुप होगा, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज़ अ वेरिएबल ग्रुप, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। समझ आ रही है बात। बट वी डिस्कस ओनली NCERT बेस्ड, ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर हेल्पिंग प्रोडक्शंस, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए कुछ स्ट्रक्चर है हमारी NCERT के, है ना। आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, ये आ गया हमारा कौन सा ग्रुप, अमाइन ग्रुप आ गया। ये कौन सा है, अल्काइल ग्रुप आ गया। और यहाँ पर देखिए ये आर ग्रुप है। अगर आर ग्रुप की जगह हम लोग H ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाइनो एसिड का पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगा, कंप्लीट अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। वो तो बेसिक स्ट्रक्चर था ना जो अभी हम पढ़ रहे थे। अगर हम लोग R की जगह H लगा देते हैं तो हमारा अमाइनो एसिड बन जाएगा ग्लाइसिन, विच इज़ अ सिंपल अमाइनो एसिड।
आप लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज़ अ सिंपल अमाइनो एसिड। ये क्या है? सिंपल अमाइनो एसिड है। बात समझ में आ गई? देखिए सिमिलर यहाँ पर भी क्या है? एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पर अमाइन ग्रुप है, ठीक है। और आर पे क्या है? हमने पहले एच लगाया था, अब हमने आर की जगह क्या ऐड कर दिया है? मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। तो अगर हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड बन जाता है? एलेनिन। ठीक है बच्चे, कौन सा अमाइनो एसिड? एलेनिन बन जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अमाइनो एसिड देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है। और आर की जगह विच इज़ अ वेरिएबल ग्रुप है ना ये, तो इसकी जगह हमने क्या CH2OH लगा दिया। मिथाइल प्लस हमने एल्कोहलिक अमाइनो एसिड बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप आ गया तो मतलब एसिडिक हो गया, तो ये अल्कोहलिक अमाइनो एसिड होगा। सीरीन जो है क्या है? ये एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग वेरिएबल ग्रुप पे चेंज लाके अमाइनो एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो आस्ता आस्ता जैसे हम लोग ये 3 अमाइनो एसिड सीख गए, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वेरिन, हमारी एनसीईआरटी के हैं। तो ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन जो है आपको कैसे याद रखना है? गैस करके, GAS। G स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन, E स्टैंड्स फॉर एलेनिन एंड S स्टैंड्स फॉर सीरीन। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है। तो ये 3 अमाइनो एसिड हमने आर ग्रुप पे अगर अगर आर ग्रुप पे हमने H ऐड किया है तो ग्लाइसिन, आर ग्रुप पे अगर हमने मिथाइल ग्रुप CH3 ऐड किया तो एलेनिन, अगर आर ग्रुप पे हमने CH2OH ऐड किया है तो सीरीन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे हमने देखा था कि जो आर ग्रुप होता है बच्चे, वो कंप्लीट अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की पर्सनैलिटी को डिफ्रेंशिएट करता है। बट आर ग्रुप ना अमाइनो एसिड के नेचर को भी डिटरमिनेट करता है। आर ग्रुप डिटरमाइन द pH ऑफ कंपाउंड वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बात समझ रहे हो आप लोग? एल्कोहलिक, सल्फर कंटेनिंग एक्सेट्रा, वो भी आर ग्रुप ही डिसाइड कर रहा है। अभी तक हम लोग आर ग्रुप से क्या देख रहे थे कि अमाइनो एसिड चेंज हो रहे थे, बट अब हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड का जो नेचर होता है ना, वो भी डिपेंड करता है वेरिएबल साइड चेन पे ही, मतलब आर ग्रुप पे, ठीक है। देखिए जैसे सीरीन है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है? सीरीन है, ये वाला सीरीन में क्या किया हमने? आर साइड पे हमने क्या लगा लिया? CH2OH, ठीक है। एल्कोहलिक ग्रुप है, तो एल्कोहलिक ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है? द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, है ना। तो इसमें क्या है? एसिडिक है, ये एल्कोहलिक अमाइनो एसिड है तो इसका मतलब एसिडिक है। तो ये भी हमें कौन चेक करके डिटरमिनेट करके देगा? वेरिएबल ग्रुप, जो आर ग्रुप होगा। तो ठीक है बेटा, हमने 2 चीज़ें देखी हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की पर्सनैलिटीज़। अभी तक हमने सिर्फ 2 पढ़ी हैं, और वो कौन डिफाइन करता है? आर ग्रुप ही डिसाइन करता है। एक तो अमाइनो एसिड का डिफरेंस, और दूसरा अमाइनो एसिड का नेचर डिसाइडेड बाय द एल्काइल ग्रुप, दैट इज आर ग्रुप। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी एनसीईआरटी का, दैट इज द ज्वीटर आयन फॉर्मेशंस। ज्वीटर आयन फॉर्मेशन, सबसे पहले बच्चे ज्वीटर क्या होता है? ज्वीटर आयन फॉर्मेशंस मतलब ओनली द अमाइनो एसिड हु फॉर्म ज्वीटर आयन फॉर्मेशंस, ठीक है। ज्वीटर क्या होता है? दैट इज अ हाइब्रिड, हाइब्रिड ज्वीटर क्या है? हाइब्रिड है, ठीक है। मतलब अमाइनो एसिड ओनली द मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म ज्वीटर आयन फॉर्मेशंस। ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। देखो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, जैसे ये हमारे पास आ गया A, ठीक है, ये आ गया हमारे पास B, और ये आ गया हमारे पास C, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है कि जब हम अमाइनो एसिड्स को, व्हेन वी आयोनाइज द अमाइनो एसिड, जब हम आयोनाइजेशन समझते हो ना, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन वी आयोनाइज द अमाइनो एसिड फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ आयन्स। जब हम उसको आयनाइज करेंगे अमाइनो एसिड को, तो हमारे पास 2 टाइप्स के आयन्स आ सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिपेंड्स विच ग्रुप आयोनाइज्ड, ठीक है ना। इन फर्स्ट अमाइनो एसिड, मानो जैसे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स NH2, एक हमारे पास क्या है NH3 है ना, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूशन। पॉजिटिव अगर हमारे पास क्या साइन आया, पॉजिटिव साइन आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ एसिडिक रेडिकल्स। इसको हम क्या बोलेंगे?
एसिडिक रेडिकल्स। ये क्या है हमारा एसिडिक रेडिकल्स। अगर अमाइन ग्रुप पे पॉजिटिव साइन आता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा एसिडिक रेडिकल्स। और अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे अगर हम आयोनाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव साइन आता है तो वो हमारा क्या कहेगा बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स। ठीक है बच्चे, हमने अमाइनो एसिड्स को देखना है, आयोनाइज करना है, डिपेंड करेगा सॉल्यूशंस पे कि कौन सा चार्ज लूज होगा या गेन होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा। तो हमने देखा अगर अमाइन ग्रुप पे पॉजिटिव साइन आता है तो वो क्या कहलाएगा एसिडिक रेडिकल्स। अगर एसिडिक ग्रुप पे नेगेटिव साइन आता है तो वो क्या कहलाएगा बेसिक रेडिकल्स। बट इफ बोथ द ग्रुप ऑफ सिंगल अमाइनो एसिड्स, जैसे ये, if both the group of single amino acid simultaneously ionized and then form unique group only in amino acid having one positive charge and one negative charge, this form of amino acid is known as simultaneously charged, that is known as zwitterine formations। बात समझ में आ गया आपको zwitterine formations क्या होती है। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बच्चे, दीज अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर्स, मतलब इट शुड बी ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड रिएक्ट एसिडिक एज वेल एज बेसिक डिपेंड अपॉन सॉल्यूशन इफ फॉर्म्ड इक्विलिब्रियम दे फॉर्म ज़्विटराइन फॉर्मेशंस। बात समझ में आ रही है। अगर अमाइनो एसिड के किसी एक ग्रुप पे पॉजिटिव साइन आता है तो एसिडिक रेडिकल्स, बट अमाइन ग्रुप पे होना चाहिए। अगर किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आता है तो बेसिक रेडिकल्स। अगर एक ही अमाइनो एसिड पे साइमल्टेनियसली दोनों ही ग्रुप चार्ज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसको हम ज़्विटराइन फॉर्मेशंस बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा बेटा आपको ये, ठीक है। आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं, व्हेन वी आयनाइज द अमाइनो एसिड फ्रॉम टू टाइप ऑफ आयन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिपेंड्स विच ग्रुप आयनाइज। इन वन अमाइनो एसिड टू ग्रुप NH2 एंड COH, एक अमाइनो एसिड में यही दो ग्रुप होते हैं। नो इट्स डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन, पॉजिटिव इज बेसिक रेडिकल्स, ठीक है, which is positive if both the group of single amino acid simultaneously ionized then form unique group only in amino acid having positive charge and one negative charge simultaneously, that is known as zwitterine formation। ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड में ही देखने को मिलेगा। अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर्स, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू कॉन्सेप्ट है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस कैसे होती है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस की सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे। ए पेप्टाइड बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड formed between two molecules when the carboxylic group of one molecules react with the amine groups of the other molecules form protein, that is peptide bond formations। कहने का मतलब है कि एक अमाइनो एसिड्स को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ाने के लिए कौन सा बॉन्ड लगता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस। बेसिकली क्या है, एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा, जैसे हमारे पास क्या है देखिए सिंपल, जैसे अमाइनो एसिड 1, ठीक है, ये बनाएगा अमाइनो एसिड 2, ये बनाएगा अमाइनो एसिड 3, ठीक है, अमाइनो एसिड 4, राइट, फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। तो क्या बनेगा पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, प्रोटीन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बट इसमें भी ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इकट्ठा होकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास हेट्रोपॉलीमर, और एक हमारे पास होता है होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर्स का मतलब होता है बच्चे अमाइनो एसिड 1 प्लस अमाइनो एसिड 2 प्लस अमाइनो एसिड 3, ठीक है। जो प्रोटीन डिफरेंट अमाइनो एसिड से बनी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स। बट जो प्रोटीन्स सेम अमाइनो एसिड से बनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। और हमारी बॉडी में कौन से प्रोटीन्स होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स। आपने अभी से देखा ग्लाइसिन, एनालिन, वेलिन्स, वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती थी,
तो वो हेट्रोपॉलीमर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो कैसी है, वो हेट्रोपॉलीमर्स हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए जैसे हमने इसमें देखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस कैसे होती है। ठीक है बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस सिंपल वाटर का डिहाइड्रेशंस होगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस होगी। कहने का मतलब जैसे ये एक अमाइनो एसिड है R1 जो आ गया हमारे पास, ये जैसे R1 है, मानो ये अमाइनो एसिड एक आ गया हमारे पास, ठीक है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है हमारे पास और ये तीसरा अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो अब इनके बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस कैसे होगी, जैसे मानो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या कंट्रीब्यूट करेगा, अपना OH कंट्रीब्यूट करेगा और सेकंड अमाइनो एसिड अपना H कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिलीज़ हो जाएगा, वाटर रिलीज़ हो जाएगा। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, ये क्या करेगा, एसिडिक ग्रुप OH और अमाइन ग्रुप H, क्या रिलीज़ होगा, वाटर रिलीज़ होगा। ठीक है, अब जब वाटर रिलीज़ हो रहा है तो बॉन्ड क्या बनेंगे, यहाँ पर देखो वाटर रिलीज़ हुआ तो बॉन्ड कौन सा बन रहा है, देखो इसमें सिंपल ये दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पर बॉन्ड बन गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया CO और NH के बीच में, यहाँ पर भी CO NH के बीच में बॉन्ड बन गया। आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, जब इसको रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, दैट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस। क्लियर है बच्चे। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड आर फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है, OH हमने अभी पढ़ा था, OH इज कंट्रीब्यूटेड बाय COOH ऑफ द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड H कंट्रीब्यूटेड बाय NH2 ऑन द नेक्स्ट अमाइनो एसिड। यही चीज़ हम लोग अभी देख रहे थे। ठीक है बच्चे, फिर देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, 3 अमाइनो एसिड में कितनी पेप्टाइड बॉन्ड बनी है, तो आपका फॉर्मूला है N इज इक्वल टू A-1। ये फार्मूला, A क्या है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज कितने अमाइनो एसिड लिए, 3, तो -1 कर देना A-1 इक्वल टू 2 पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप लोग देख सकते हैं 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड बनी थी। कितनी पेप्टाइड बॉन्ड बनी हमारे पास, 2, 3 अमाइनो एसिड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनी। क्लियर है बेटा, वीडियो पॉज करके एक बार ही समझ नहीं आता दोबारा आप कोशिश करें। बच्चे अब हम देखेंगे, वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस। क्लासिफिकेशन देखेंगे अमाइनो एसिड की कंपोजिशंस के बेस पे। सबसे पहले तो हमें अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, C सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड R। R क्या है बच्चे, वेरिएबल ग्रुप है, R में हम चेंज लाएंगे तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अमाइनो एसिड का नाम चेंज हो जाएगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड हो जाएगा। R ग्रुप को अगर हम, R ग्रुप ही जो होता है वो डिसाइड करता है अमाइनो एसिड के नेचर को। तो नेचर क्या है, मतलब किससे बना है अमाइनो एसिड। ठीक है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो ये कौन डिसाइड करेगा कंपोजिशन, वेरिएबल ग्रुप ही डिसाइड करेगा। ठीक है बेटा, मान के चलो कि हमारे पास क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड है ना, या बेसिक अमाइनो एसिड है या न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारे पास। अगर एसिडिक है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारे पास, देखिए जैसे एसिडिक है तो स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपल, एसिड बेस और न्यूट्रल कौन डिसाइड करेगा, वेरिएबल ग्रुप। तो हमने कहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है, ये वेरिएबल ग्रुप आ गया इसका। ये कह रहा है कि अगर अमाइनो एसिड्स के किसी भी कोई भी 2 ग्रुप अगर एसिडिक होंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे तो एसिडिक कहलाएगा। जैसे हमने बोला था कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि एक उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइन ग्रुप होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आयन होता है, और एक उसके साइड पे वेरिएबल चेन होती है। ये कहता है कि अगर वेरिएबल चेन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो वो कौन सा अमाइनो एसिड कहलाएगा, एसिडिक। कहने का मतलब है कि ऐसा जो है, मतलब एक अमाइन ग्रुप और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ठीक है। तो ये इस अमाइनो एसिड का क्या नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। फिर देखिए, अगर हमारे पास किसी भी अमाइनो एसिड्स के दो फंक्शनल ग्रुप पे अमाइन ग्रुप अगर आपको दिखाई देते हैं तो उस अमाइनो एसिड का क्या नेचर होगा, बेसिक, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दो अमाइन ग्रुप, वो अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। अगर जो बहुत सारे कॉमन हैं आपके पास, मतलब समझ रहे हैं, जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं न्यूट्रल, ठीक है, कहने का मतलब एक ग्रुप उसका अमाइन होगा, एक ग्रुप उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, बट एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा इन द फॉर्म ऑफ ज्वीटराइन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, मतलब एक अमाइन और एक कार्बोक्सिलिक, ठीक है। अब इसमें आपने याद कैसे रखना है, जैसे एसिडिक होगा तो इसके अमाइनो एसिड भी एसिडिक आपको दिखाई देंगे। एस्पार्टिक एसिड आ गया, जैसे क्या गया, एस्पार्टिक एसिड आ गया, और ग्लूटामिक एसिड, ये क्या है, ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनके दो ग्रुप एसिडिक हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक, लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टाडाइन, मतलब ऐसा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जिसके दो फंक्शनल ग्रुप अमाइन ग्रुप से सेटिस्फाई है, ठीक है। बट ऐसे देखिए, ग्लाइसिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, दीज आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड, वन इज अ अमाइन एंड अदर इज अ कार्बोक्सिलिक, बट वन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, अदर इज अ नेगेटिवली चार्ज। तो इस टाइप न्यूट्रल नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स इज ऑल, ठीक है। इनको छोड़ के लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टाडाइन, ये याद रखना है आपने, दीज आर बेसिक अमाइनो एसिड। आस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, दीज आर एसिडिक अमाइनो एसिड। न्यूट्रल जो है ग्लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, दीज आर ऑल न्यूट्रल। और बाकी भी जो अमाइनो एसिड है वो क्या होंगे, न्यूट्रल ही होंगे। सिर्फ आपने ये दो और ये तीन याद रखने हैं, विच वन इज एसिडिक, विच वन इज अ बेसिक। बच्चे इसका लास्ट टॉपिक बचता है, ठीक है, अमाइनो एसिड का। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इन बॉडी। अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमाइनो एसिड को क्लासीफाई किया गया है उनकी प्रोडक्शन के बेस पे, हमारी बॉडी में कैसे प्रोडक्शन होती है कि नहीं होती है। हमारी बॉडी में दो टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, एक तो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, एसेंशियल टू बी टेकन इन द डाइट, क्लियर बच्चे। और नॉन एसेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, नॉट एसेंशियल टू बी टेकन इन डाइट, क्लियर है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं, आर्जिनिन, हिस्टाडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलेनिलीन, थिरोनिन्स, ठीक है, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन्स, राइट, दीज आर ऑल essential amino acids which is taken in the diet। अब इसी में देखिए आप लोग, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास आ गया एलेनिन, एस्परजीन्स, एस्परटेट, ग्लूटामिक एसिड मतलब ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सीरीन एंड टायरोसिन्स, इजंट इट, दीज आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बच्चे इनको याद कैसे रखना आप लोगों ने, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो आप लोग डाइट में लोगे उसको बोलते हैं पी, ऐसे याद रखेंगे, PVT, प्राइवेट टिम, TIM, टिम हाल, HALL, प्राइवेट टिम हाल, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, दीज आर ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड टू बी टेकन इन द डाइट। और ये क्या है, AGST करके याद रखना, अगस्त की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो A कितने आ गए आपके पास, A आ गए 3, G कितने आ गए 2, ST, दीज आर नॉन एसेंशियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। At the end, amino acid added to form polypeptide chain and these polypeptide chain to form proteins. Now this amino acid is over as per your syllabus, that is done, ठीक है बच्चे। तो अमाइनो एसिड वाला टॉपिक खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी गोइंग टू बी
डू इज़ प्रोटीन्स, राइट। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रोटीन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।